अब मैंने नो एक्सेंट सीख लिए, ब्रिटिश, अमेरिकन, आरपी, पोश, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन और फ्लॉक कॉकनी। फिर लैंग्वेजेस में भी मैंने फ्रेंच का डिप्लोमा कर लिया अपना, जापानीज़ का इन 3 लेवल डन हो गया मेरा, और स्पेनिश मैंने अभी सीखनी शुरू करी है, फिर अपनी हिंदी और हरियाणवी। तो अगर मैं शुरुआत करूं ब्रिटिश एक्सेंट से, जो कि हमारी बीबीसी थी, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम जानवी पवार, दिस इज द आफ्टरनून प्राइम टाइम एंड आई जस्ट लाइक टू थैंक सर ओवर हियर टू कम इनटू माय होम एंड इंटरव्यूइंग मी राइट नाउ, एंड आई जस्ट लाइक टू से लाइक वी आर गोइंग। हमने सुना आपने 18 साल की एज में एमए भी कर ली है। हाँ जी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? डीओ में सबसे कम एज की 30 है। तो जब मैं कॉलेज में गई तो काफी सारे तो ये भी कहते थे किसका बच्चा गुम हो गया ये कॉलेज में आके। American, जो कि CNN न्यूज़ थे। Good afternoon, I am Janvi Pawar and this is CNN. This is the afternoon prime time, and I just like to say that how grateful I am that sir has come all the way from Punjab to Haryana. इंस्टीट्यूट्स पे गए, वो कभी भी ये कहते थे कि ये लड़की छोटी है, हम इतने छोटे बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। उस टाइम में 6-7 साल की थी। तो लोग पापा को कहते हैं ना कितना पढ़ा होगा ये छोरी ने, इतनी सी बालक है। या जब मैं इंग्लिश में बोलती थी तो स्कूल में बच्चे कहते थे क्यों घड़ी अंग्रेज बन रही है तू। तो मेरे को एज अ मोटिवेशनल स्पीकर लोग ज्यादा बुलाते हैं, तो मैं इंडिया के काफी सारी जगह पे 12 साल की उम्र में कि ये सभी आईएएस ऑफिसर्स हैं और इनके आगे मेरे को बोलना है। वहां पे एक बार तो ये हुआ कि बैठ जा, आराम से बैठ जा, यहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी। स्टैंडिंग ओवेशन मिली, वहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर भी थे, मनोहर लाल खट्टर, और भी मिनिस्टर्स थे, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। तो मेरे को लगा कि एक बार दे के देख लेते हैं एग्जाम, क्या पता क्या है। सीधा एग्जाम दे देते हैं, फॉर्म भर दिया, फिर उसकी बुक आई, तो बुक आई कि अच्छा ये वाली बुक होती है, मैं क्या ही अपना दे देंगे, फिर वो एग्जाम दिया मैंने। कितने बैंड आए थे? 7.5। Posh accent. So the Posh accent was kind of like, oh, this is the Queen's English, and Queen's English basically like, you know, you're going to sound like royalty, Jen. So if you're going to sound like royalty, like Indian kind of Queen royalty, pull up in the monster automobile gangster with a bat bit that came from Sri Lanka, yam in the tonka, color of Willy Wonka. You could be the king, but watch the queen conquer. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਲਕਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਏਜ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੰਡਰ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਨਵੀ ਦਾ ਵੰਡਰ ਗਰਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵੰਡਰ ਗਰਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਏ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਜਾਣਦੀ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ISI ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਔਰ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੰਡਰ ਗਰਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੰਗਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਾਨਵੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜੋ 9 ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਤੁਸੀਂ मतलब कि और चीज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ स्पोक्सपर्सन भी रहे हो, ये सफ़र कितना स्टार्ट होता है, किस एज तो स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है जब मैं बिल्कुल पैदा होती हूँ, तभी से शुरू होता है। ये जो मेरे पापा हैं उन्हें हमेशा से ये रहा है कि इंग्लिश आनी ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और अगर आपको ग्लोबल लेवल पे कुछ करना है, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ करना है, या फिर आप आगे जाके अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी देखते हैं, तो एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश आनी ज़रूरी
ज़रूरी है, क्योंकि खासकर एक तो हमारे देश में ये चीज़ है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंटेलिजेंट हैं, तो आपको अलग से एज भी मिलती है। तो हमने एज इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ट्रीट करना बंद कर दिया, एज अ सब्जेक्ट ज़्यादा बना दिया था। तो उस टाइम पे पापा को लगा कि हाँ बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए। तो पापा की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो फ्लुएंट नहीं है, फिर भी उन्होंने थोड़ी बहुत मेरे साथ बोलनी शुरू करी। घर में जितनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे गाँव के घर में थे तो चिमटा, फूकनी, धनिया, ये सारी चीज़ें होती थी, बटोड़ा, तो ये सारी चीज़ें जितने भी होती थी वो मेरे को इंग्लिश में बताते थे। तो मैं पापा के साथ जब बोलती थी तो इंग्लिश में बोलती थी। उसके बाद इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हम जाते थे रेड फोर्ट पे, इंडिया गेट पे, क्योंकि उस टाइम हम जितने भी इंस्टीट्यूट्स पे गए वो कभी भी ये कहते थे कि ये लड़की छोटी है, हम इतने छोटे बच्चों को पढ़ाते नहीं तब आपकी? हैं। उस टाइम मैं 6-7 साल की थी। 6-7 साल? हाँ जी। 6-7 साल में तो बच्चे खेलते फिरते हैं अभी। चलो मैं भी खेलती फिरती थी, बस वो अलग बात है, मैं दिल्ली खेल रही हूँ, कभी मेट्रो स्टेशन पे खेल रही हूँ। सीखने का इंटरेस्ट कैसे? सीखने का इंटरेस्ट ऐसे है कि आप जिस तरीके के माहौल में आपके साथ जिस तरीके की बातचीत होंगी उसी चीज में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मेरे साथ पापा जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड बातें करते थे, दुनियादारी से रिलेटेड बातें करते थे, वर्ल्ड में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो उसी चीज़ में इंटरेस्ट होता गया। बाकी मैं खेलती भी खूब थी, नेबर्स के साथ जो बच्चे होते थे उनके साथ भी काफ़ी खेलती थी जब भी टाइम मिलता था। तो उसके अलावा फिर वहाँ पे जब मैं रेड फोर्ट, इंडिया गेट पे फॉरेनर्स के साथ जब बात करती थी तो उनको देखा कि काफ़ी अलग तरीके से बोलते हैं, ये अपना टी खा जाते हैं, आर को किसी अलग ही तरीके से बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो पापा ने बताया ये इनका एक्सेंट होता है, इनका डायलेक्ट होता है। जैसे हम हरियाणवी बोलते हैं, वो उनका खुद का डायलेक्ट है। तो वहाँ से वो अब इसको सीखे कैसे? तो अब इंडिया में कोई भी नहीं था जो एक्सेंट सिखाए, इंडिया का कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था कि एक्सेंट सिखाए। उस टाइम पे लोगों को पता भी नहीं था कि एक्सेंट होता क्या है। काफी सारे लोग एक्सेंट को एसेंट बोलते थे उस टाइम। हाँ जी। तो किसी को नहीं पता था एक्सेंट क्या होता है, तो किसी ने सिखाया भी नहीं। होता क्या है एक्सेंट? एक्सेंट होता है कि आप एक जैसे अब हमारा, आप पंजाबी बोलते हैं, मैं हरियाणवी बोलती हूँ, तो वो हमारा डायलेक्ट है। अब ब्रिटेन में सिर्फ एक इंग्लिश नहीं है, उस इंग्लिश को बोलने का भी अलग तरीका है। हाँ जी, उनके भी वहाँ पे अलग अलग काफी सारे तरीके हैं जिस तरीके से अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में बिल्कुल बहुत डिफरेंस है उनका। और सिर्फ ये नहीं, अमेरिका में 4-5 अलग एक्सेंट और ब्रिटेन में तो काफी सारे अलग एक्सेंट्स हैं, तो वो उनका डायलेक्ट है बोलने का। तो वहां से फिर बीबीसी और सीएनएन न्यूज देखनी शुरू करी, उनको कॉपी करना शुरू किया, उनको मिमिक किया, ये ऐसे बोलते हैं, इनकी लिप्स मूवमेंट ऐसे हो रही है टी बोलते हुए, आर बोलते हुए ये अपने टंग को ऐसे घुमा रहे हैं, तो वहां से बोलना शुरू किया। पर फिर दिक्कत ये थी कि ये तो सिर्फ मिमिक्री हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, इस चीज में मास्टरी कैसे हो? तो मास्टरी करने के लिए जो अब मैंने मास्टर्स में आके पढ़ना शुरू किया था, फोनेटिक्स के बारे में, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, कि एक वर्ड को किस तरीके से बोलेंगे, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में मैंने अब मास्टर्स में आके पढ़ना शुरू किया। उससे पहले जो है, जब मैं 7-8 साल की थी, मैंने वहीं से फोनेटिक्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था कि इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं, डिक्शनरी में लिखे होते थे, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे, ऑनलाइन क्लासेस देखी कहीं पे कि मिलेंगी, कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा, उन वर्ड्स को देखा कि अच्छा ये इस तरीके से ऐसे बोलते हैं, तो उस चीज पे गाइड कौन करता था आपको? इस चीज की गाइडेंस तो कोई नहीं थी मेरे पास, बस जो इंटरनेट पे दिख गया वो अपना सीखते चले गए। फिर जो लोगों ने जिस तरीके से क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि सिर्फ इंग्लिश ही तो है, बड़ी बात नहीं है, एक्सेंट सीख लेते हैं, एक्सेंट में मिमिक्री तो है, इसकी मास्टरी का है, तो इसके लिए मास्टरी के लिए फोनेटिक्स आ गए, 2 एक्सेंट है और एक्सेंट सीख लेते हैं। तो क्रिटिसिज्म से आगे आगे बढ़ते गए। कितने एक्सेंट सीखे? अब मैंने 9 एक्सेंट सीख लिए, ब्रिटिश, अमेरिकन, आरपी, पोश, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन और फ्लॉक कॉकनी। फिर लैंग्वेजेस में भी मैंने फ्रेंच का डिप्लोमा कर लिया अपना, जापानीज का N3 लेवल डन हो गया मेरा, और स्पेनिश मैंने अभी सीखनी शुरू करी है, फिर अपनी हिंदी और हरियाणवी। तो देखा जाए तो इसमें आप जब छोटे से गांव में रहने वाले हैं, एक छोटे से परिवार में रहने वाले, तो आप कैसे आप गांव में अपने स्कूल भी देखे हैं, आप गांव में पढ़े हैं, हम भी गांव में पढ़े हैं, तो इतनी नॉलेज नहीं होती, एक सब्जेक्ट के बाहर ही जा पाते हैं हम, जैसे हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, या 3-4 सब्जेक्ट होते हैं जो है ना, इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गई, बस इसके अलावा हम बाहर नहीं जा पाते। तो इस तरह आपने स्टडी कैसे की? बहुत डिफिकल्ट है स्टडी को करना, तो कैसे, वो मेमोरी कहाँ से आई आपके पास? कि डिफिकल्ट तो तब होता है जब हम किसी चीज को डिफिकल्ट मान लेते हैं। किसी चैप्टर को करने से पहले काफी सारे बच्चे पहले ही दिमाग में बिठा लेते हैं तो बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको करते टाइम भी हमारे दिमाग में यही चलता रहेगा, डिफिकल्ट है। तो हमेशा हम चीजों को इसी तरीके से देखते हैं। कोई मैथ का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है, हम उसे पहले ही मानते हैं अरे नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, हम चीजों को डिफिकल्ट बनाते हैं, हम खुद से बोल के डिफिकल्ट बनाते हैं। हम कोई काफी आसान सा चैप्टर करते हैं, हमारे पास पहले होता है बड़ा आसान चैप्टर है, तो आप जैसा सोच लेते हैं वैसा हो जाता है। तो मैंने भी कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास प्रेशर है या फिर कुछ है, बस मैं काम करती गई। जो आसपास का माहौल था, जैसे स्कूल में आप जब जाते थे तो एक वंडर गर्ल के नाम से आप मशहूर भी हो गए,
तो लोगों का आपके प्रति कैसा उनके विचार या उनका रवैया कैसा होता था? देखिए, अब मैं हरियाणवी फैमिली से आती हूँ, परिवार से आती हूँ, तो काफ़ी सारे लोग, जैसे हम बाहर इंग्लिश बोलते थे तो, या फिर बाहर कहीं ना कहीं पापा लेकर जाते थे, कभी किसी ट्यूशन पे लेकर जा रहे हैं, कभी कहीं लेकर जा रहे हैं, तो लोग पापा को कहते हैं, नो कितना पढ़ा होगा ये छोरी ने, इतनी सी बालक है। या जब मैं इंग्लिश में बोलती थी तो स्कूल में बच्चे कहते थे, क्यों घड़ी अंग्रेज बन रही है तुम, तो अंग्रेजन कह के चढ़ाते थे। पर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अचीवमेंट होती जाती है तो लोग जो है वो वही बात है कि उगते सूरज को सलाम है, तो आप कितना काम कर रहे हैं उस चीज को लोग काफी। इसके अलावा आपने क्या कुछ किया है और कहाँ कहाँ तक आप पहुंचे हो? मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक बड़ा बिजनेस प्रोग्राम में थी जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने शुरू किया हुआ है, तो वहाँ पे 5000 से तालकटोरा स्टेडियम में मेरे को इनवाइट किया गया था। तो वहाँ पे 5000 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स थे, मैंने उनको मैं मोटिवेशनल लेटर्स दे के आई। जब मैं 12 साल की थी तब मेरे को हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बुलाया गया था। वहाँ पे मैं और आनंद कुमार सर, सुपर 30 वाले, तो उनको और मेरे को एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के लिए बुलाया गया था। तो वहाँ पे मैंने 150 IAS को एड्रेस किया। तो मेरे को एज अ मोटिवेशनल स्पीकर लोग ज्यादा बुलाते हैं, तो मैं इंडिया के काफी सारी जगह पे 12 साल की उम्र में इतने IAS ऑफिसर जो अच्छी स्टडी वाले और अच्छे एक्सपीरियंस वाले और अच्छी एज में होते हैं, तो उनको कैसे आप मोटिवेट कर पाए? वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वो कॉन्फिडेंस शुरू में ऐसा लग रहा था कि जब मैं वहाँ पे पहली बार गई, तो पहली बार जाने के बाद वहाँ पे जाने के बाद पहले तो ये हुआ कि यहाँ पे इतने सारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ये ऐसा क्यों है यहाँ पे। तो वहाँ पे अंदर वेन्यू में एंट्री करा तो वहाँ पे ऐसे 150 to 200 लोग बैठे हुए थे, साथ ही साथ वहाँ पे मीडिया वाले भी थे। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, सबसे पहले तो ये ना पापा को पता था वो कहाँ जा रहे हैं। पापा के किसी फ्रेंड का कॉल आया था कि यहाँ चलते हैं, तो वहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ था, जानवी पवार, मोटिवेशनल स्पीकर। पर फिर पता लगने के बाद कि ये सभी IAS ऑफिसर्स हैं और इनके आगे मेरे को बोलना है, वहाँ पे एक बार तो ये हुआ कि बैठ जा, आराम से बैठ जा, यहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी। तो दूसरा ये था, फिर वहाँ पे पापा बैठे हुए थे, बस याद रख IAS आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। फिर मैं एज अ स्टूडेंट कि IAS आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री और वो हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं, या फिर एज अ स्टूडेंट मैं किस चीज़ को प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ, या फिर कोई भी अपनी जो एक मोरल सेंस होती है कि कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है। और ऑफ कोर्स IAS ऑफिसर्स उनसे तो बड़ा कौन ही होगा। तो वहाँ पे जाने के बाद जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, जिस तरीके की बुक्स मैंने पढ़ी हुई थी, मैं उसके अकॉर्डिंग बोली। मैं 20 मिनट तक बोली, फिर मेरे को लास्ट में एक स्टैंडिंग ओवेशन मिली। वहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर भी थे, मनोहर लाल खट्टर, और भी मिनिस्टर्स थे। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। तो बस यही था कि वहाँ पे चाहे तो मैं बैठ सकती थी या फिर आगे जाके स्टेज पे बोल सकती थी, तो आगे जाके स्टेज पे बोलने वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा। हमने सुना आपने 18 साल की एज में MA भी कर ली है। हाँ जी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि लोग तो 12 फेल भी हो जाते हैं, या आगे 12वीं क्लास तक ही बहुत समय जो लग जाता है एज के हिसाब से, तो आप 18 साल में MA कैसे कर गए? मैंने 1 साल में 2 क्लासेस करी हैं। 6 महीने एक क्लास के लिए पढ़ा, 6 महीने दूसरी क्लास के लिए पढ़ा। क्योंकि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, आप जो पढ़ रहे हैं, SST के चैप्टर पढ़ रहे हैं, साइंस के चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको वो समझ आ रहा है क्या है उसमें क्या नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। मतलब अगर आप उसको रटे ना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लें उसकी, तो वो आराम से आपको समझ में आ जाता है। क्योंकि 15 लेसन्स के लिए पूरे साल पढ़ने का क्या फ़ायदा। पापा का हमेशा से ये मानना है कि अगर किसी बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स आए हैं, तो वो 100 में से 100 मार्क्स आना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो इसकी ड्यूटी थी, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक स्टूडेंट की। तो उसी हिसाब से हम भी काम करते गए कि इतने मार्क्स आने चाहिए। मार्क्स के ऊपर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कितने कम मार्क्स आ रहे हैं। आपको एक टॉपिक का पता है, आपको एक टॉपिक की समझ है, मार्क्स अपने साइड की चीज़ है। और जो आपने जो स्टडी की, नो एक्सेस की, तो आपने स्टडी कैसे किया? इसके लिए आपने क्या कोई सिस्टम तैयार किया? जैसे कि आप कैसे? मैंने BBC CNN से शुरुआत करी। जैसे मैंने बताया, तो मैं BBC देखती थी तो उसको फिर कॉपी करती थी, CNN देखती थी तो उसको कॉपी करती थी, उनके एक्सेंट को। उसके बाद जो है फिर मैंने शुरुआत करी कि अब इनमें मास्टरी भी चाहिए। तो मैंने जैसे बताया, मैंने फोनेटिक्स के ऊपर काम किया इनकी, कि अच्छा A को इस जगह पे अ बोलते हैं, या फिर यहाँ पे इसको A बोलते हैं, H को ये लोग ह वाली साउंड देते हैं, T को ये लोग यहाँ पे बोलते नहीं है, यहाँ इस जगह पे बोलते हैं, या फिर यहाँ पे T को ये लोग फ्लैप के हिसाब से बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग काम किया मैंने उनके फोनेटिक्स के हिसाब से। उसके बाद मैं डेली प्रैक्टिस करती थी, डेली 1-1.5 घंटा एक्सेंट में बोलना। कभी ब्रिटिश एक्सेंट में बोल रहे हैं, कभी अमेरिकन एक्सेंट में बोल रहे हैं। तो यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स काफ़ी सारे देखे, ऑनलाइन क्लासेस देखी कहीं से मिले तो उनके ट्यूटोरियल्स देखे। जब आप कॉलेज में जाते थे इस एज में,
तो जो आसपास के जो आपसे बड़े स्टूडेंट वहाँ देखते होंगे कैसे 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 करते थे? जब मैं 13 साल की थी तब मैंने कॉलेज में एंटर किया था, तो काफी सबसे कम एज की होंगे मेरे ख्याल से ना? डीयू में सबसे कम एज की 30 है। तो जब मैं कॉलेज में गई तो काफी सारे तो ये भी कहते थे किसका बच्चा गुम हो गया ये कॉलेज में आके। तो जब मैं 13 साल की थी, पर फिर वहाँ पे कॉलेज में इलेक्शंस होते थे। जब कन्वर्सेशन करते होंगे, बोलते होंगे उनके साथ तो इंग्लिश में, तो फिर वो तो नहीं, फिर तो अब मैं नॉर्मल बोलती हूँ तो हिंदी या फिर हरियाणवी में ही बोलती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में अब तो जब आई गई है तो अब तो क्या ही फायदा किसी से बोलने का। पर हाँ, जहाँ पर इंग्लिश बोलने की जरूरत होती है वहां मैं हमेशा बोली, पर जब किसी को हिंदी अपनी खुद की मातृभाषा समझ में आ रही है या फिर हरियाणवी समझ में आ रही है तो उसके साथ अपनी लैंग्वेज में। जैसे कि हमने सुना कि आपने आइलेट्स भी कर ली थी कम एज में, क्योंकि अलाउड तो होता नहीं इतनी कम एज में, तो आपने कैसे कर ली आइलेट्स, कैसे क्लियर कर ली? आइल्स मैं जब 14 साल की थी तब मैंने उसका एग्जाम दिया था। जब मैं 8 साल की थी तो हम डेली पानीपत जाते थे, स्मालखा से पानीपत, पापा मेरे को एक ट्यूशन पर लेकर जाते थे। तो वहाँ पे एक मैम है मेरी, रेखा मैम, एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर हर। तो वहाँ पे वो आइल्स वाले बच्चों को, टॉयफल वाले बच्चों को, पीटी वाले बच्चों को पढ़ाती थी। पापा ने सिर्फ ये बोला था कि तेरे को बैठ के बस सुनना है, वो मैम क्या पढ़ा रही है क्या नहीं, बच्चे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, सिर्फ सुनना है। तो मैंने देखा कि ये बच्चे लिसनिंग करते रहते हैं, रीडिंग करते रहते हैं, क्या होता है, ये क्यूरियोसिटी हुई। तो मेरे को लगा कि एक बार दे के देख लेते हैं एग्जाम, क्या पता क्या है। सीधा एग्जाम दे देते हैं, फॉर्म भर दिया। फिर उसकी बुक आई, तो बुक आई कि अच्छा ये वाली बुक होती है, मैं क्या ही अपना दे देंगे। फिर वो एग्जाम दिया मैंने। और कितने बैंड आए थे? 7.5 बैंड। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਦੇਖੋ 6-6 ਮਹੀਨੇ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਇਲਟਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਫਿਰ मिनिमम 6 बैंड आ जाएंगे, 6.5 बैंड आ जाएंगे, और बहुत अच्छे बच्चे हों जो 8 बैंड ले लें। बट इन्होंने बिना स्टडी किए ही 7.5 बैंड ले। तो कभी सोचा नहीं बाहर विदेश चले जाए छोड़ के, अब सब कुछ हो तो गया है, नाम भी इतना हो गया है, तो कभी सोचा नहीं भी अपनी जिंदगी में आगे कि कहीं और मूव हो जाए, ऐसा कभी सोचा? मूव होने का नहीं सोचा, पर हाँ एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले उस चीज का जरूर। क्या बनना चाहते हैं आगे जिंदगी में? मेरे को आगे जाके मेन तो अपना एंटरप्रेन्योरशिप ही करना है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे को एक्सेंट सिखाने वाला कोई नहीं था और ना लोगों को पता था एक्सेंट क्या होता है। तो मैं पापा काफ़ी जगह घूमे हम कि कोई तो सिखाए। तो मैं चाहती हूँ कि अब जो बच्चे एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, खासकर जो कि एमएनसीज में काम करते हैं, बीपीओस, कॉल सेंटर, रिक्रूटिंग कंपनी, या फिर किसी को भी किसी भी इंटरनेशनल कंपनी में काम करना है, उनके लिए एक्सेंट आना जरूरी हो जाता है। इसका फ्यूचर क्या होगा? इसका फ्यूचर ये होगा कि जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो आपके साथ अगर कोई पंजाबी में बात करे, आपको एक होम वाली फीलिंग आएगी कि हाँ अपने टाइप का है। कोई मेरे साथ हरियाणवी में बात करे, पंजाबी में, हिंदी में बात करे, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ अपने जैसा इंसान है। तो उस चीज के लिए मैंने एक रिक्रूटिंग कंपनी में काम किया 1.5 महीने के लिए। मैं डेली 4 घंटे के लिए काम करती थी। सिर्फ इसलिए काम किया क्योंकि उन लोगों ने बोला कि हमारे अमेरिकन क्लाइंट्स हैं, उनके साथ अमेरिकन एक्सेंट में बात करनी है। तो जब आप इंटरनेशनली किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, अपनी कंट्री को आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके साथ उन्हीं की लैंग्वेज में या फिर उन्हीं के एक्सेंट में बात करने में कंफर्टेबल वाली फीलिंग होती है उनके लिए। तो अगर आपको वो अच्छी तरीके की डील्स चाहिए, अगर आपको खुद को अच्छा दिखाना है, तो वहाँ पे बहुत काम आते हैं, और खासकर बीपीओज और कॉल सेंटर में जहाँ पे आपको काम ही पूरा इंटरनेशनली करना होता है। तो अब मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मेरे को नहीं मिली वो मैं स्टूडेंट्स को दूँ, जो बच्चे एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, जिनका खुद का इंटरेस्ट है। और अभी हाल ही में इस चीज़ के लिए मैंने अपना ऐप भी लॉन्च किया जानवी पवार के नाम से। तो उस ऐप पे मैंने ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, सारों के कोर्सेज डाले। उन बच्चों के लिए जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, उसमें फ्लुएंट होने के लिए उसका बिल्कुल बेसिक कोर्स डाला, उसका इंटरमीडिएट, एडवांस्ड। फिर मैंने बेसिक फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश भी डाला। सब फ्री? ये वाला फ्री नहीं है। ये फ्री इसलिए नहीं है, मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारी मेहनत लगी हुई है। फ्री में मैंने अपना यूट्यूब चैनल पूरा शुरू किया हुआ है, और यूट्यूब चैनल पर मेरे 9 लाख सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं काफ़ी जल्द। अभी उस पर 8.99 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो उस पे मैं पढ़ाती हूँ कि आप किसी एक्सेंट को कैसे सीख सकते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कैसे सीख सकते हैं। बस उसका एक थोड़ा सा ब्रॉडर वर्जन जो कि सिर्फ 600 रुपये में है, वो मेरे ऐप पे सब कुछ मिलता है। तो उस पर मैं सारा पढ़ाती हूँ कि आप किस वोवल को, किस कॉन्सोनेंट को किस तरीके से बोलते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैंने वो ऐप शुरू करी ताकि लोग सीख सकें। तो उस पर मैंने काफ़ी मेहनत करी, पीपीटीज बनाई, पीडीएफ्स बनाई, फोनेटिक्स निकाली काफ़ी सारे वर्ड्स की। तो जो भी सीखना चाहते हैं वो उस पर से सीख सकते हैं। जैसे कि हम इस बात करें तो ये सब काम करने के लिए आपको स्टडी बहुत करनी पड़ती होगी। कितना टाइम रोज स्टडी करते हो आप? मैं डेली सुबह लाइब्रेरी चली जाती हूँ अपनी, यहाँ पे स्मालखा में ही। तो पापा सुबह 7:30 बजे स्कूल के लिए जाते हैं, मैं भी पापा के साथ चली जाती हूँ, मेरे को लाइब्रेरी छोड़ देते हैं। तो मैं रात को घर आती हूँ फिर 8 बजे,
और बीच में जैसे लंच ब्रेक हो गया। कितना टाइमिंग होता है बीच में? बीच में ऐसे लंच ब्रेक आपका जब मन करे, जैसे हम हाँ जी, उसके अलावा आधा पढ़ाई? घंटा। उसके अलावा पढ़ाई हो रही है, अपनी वीडियोस देख रहे हैं अलग टाइप की, अच्छा ये यहाँ पे ये हो रहा है, ये इस तरीके से ऐसे पढ़ना है, तो वीडियोस है, पढ़ाई है, एकेडमिक्स है, रिसर्च पेपर है, इन सारी चीज़ों पे अपना काम चलता रहता है। आपके पापा से भी जानना चाहेंगे कि आ जाएं आप भी हमारे साथ। हम जानना चाहते हैं भी ये छोटी सी बच्ची आपकी यहाँ तक कैसे पहुँच गई और कैसे उन्होंने इतना इनका सबसे पहले हम जानना चाहते हैं बचपन में कैसा स्वभाव था, क्योंकि इतने शार्प माइंड, इतने समझदार, इतना आपका नाम दुनिया में किया इसने, तो ये कैसे हुआ? मेरा मानना ये है कि हर बच्चा जो है जीनियस होता है, हर बच्चा जीनियस होता है। हाँ जी। जानवी भी उनमें से एक है, और बशर्ते कि बस उस तरीके से काम किया जाए बच्चे के साथ। अगर आप उस तरीके से काम बच्चे के साथ करेंगे, उस तरह का माहौल बच्चों को दोगे, तो बच्चा जो है उस चीज़ को कैच कर लेता है। जैसे आप कंप्यूटर लेके आते हो, तो कंप्यूटर क्या होता है, बिल्कुल ब्लैंक होता है ना, या फ़ोन लेके आते हो तो बिल्कुल ब्लैंक होता है वो तो। हाँ जी। तो ब्लैंक होता है, तो उसमें आप अपनी चीज़ें डालते हो। हाँ जी। उसमें आप अपनी फोटोज डालते हो, वीडियोस डालते हो, जितनी चीज़ें डालते हो तो जैसे क्लिक करोगे वो निकल जाएंगी चीज़ें। तो ठीक इसी तरीके से जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल ब्लैंक होता है वो। बिल्कुल ठीक है, तो जब बिल्कुल ब्लैंक होता है तो उसमें आप उसके अंदर डाल क्या रहे हो, कितना डाल रहे हो, तो वो चीज़ें डालते जाओ। तो अब पेरेंट्स डाल नहीं पाते, पेरेंट्स स्कूल वालों के भरोसे रहते हैं, स्कूल वाले जो हैं पेरेंट्स के भरोसे रहते हैं, तो बच्चा फिर सीखता कहाँ से है, बच्चे का प्रोसेस कैसे चलता है। पेरेंट्स के घर में माहौल है, लड़ाई का है, झगड़े का है, अच्छा बोलचाल का है, अच्छे संस्कारों का है, तो बच्चा एक्सेप्ट करता है। फिर उसका पड़ोस, नेबर, तो पड़ोस में लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोगों का बोलने का तरीका कैसा है, लोग कैसे बोलते हैं, क्या वो झगड़ा करते हैं, अब्यूजेस देते हैं, वो एजुकेटेड बच्चे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। और तीसरा आता है स्कूल। बच्चा जब स्कूल में जाता है, फिर स्कूल के टीचर्स कैसे हैं, स्कूल की मैनेजमेंट कैसी है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कैसे हैं, उनके संस्कार कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें बच्चा इसी तरीके से सीख के आता है। हमारी जो थिंकिंग बनती है, आपकी जो थिंकिंग बनी कैसे बनी है। हम कई बार कहते हैं ना, नहीं भाई ये मेरी आदत बन गई, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। कहते हैं ना हम कई बार, नहीं भाई ये मेरी हैबिट है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि वो बचपन से वो चीज़ें हमने एक्सेप्ट कर ली और हमारे ब्रेन में इस तरीके से बैठ गई हैं कि हम उसे चाहकर भी रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम उसे डिलीट भी करते हैं, आप फ़ोन से तो डिलीट कर देते हो, वो कहीं ना कहीं फिर भी पड़ी हुई वहीं पे है। जब भी आप चीज़ को डिलीट करोगे तो वो चीज़ वहीं पे पड़ी हुई है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फिर क्लिक करती है। जैसे आप फ़ोन चलाते हो तो वायरस आता है ना, क्लिक करता है, आप उसे टच तो करना नहीं चाहते, लेकिन बाई चांस हो जाता है तो सारी स्क्रीन को वो कर देता है। ठीक उसी तरीके से बैड मेमोरी और वो चीज़ें हमारे ब्रेन में पड़ी रहती हैं। तो हमारा ब्रेन सबकॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन होता है। तो वो कॉन्शियस ब्रेन जो हमारा रेगुलर में जो हम बात कर रहे हैं अभी, जो हमारी बातें चल रही हैं, तो वो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है। तो उस चीज़ को जब हम अंदर जाने देते हैं तो वो अनकॉन्शियस ब्रेन है। और अनकॉन्शियस ब्रेन अपने आप में बहुत गहरा होता है। जैसे कि एक पेड़ होता है, पेड़ ऊपर जितना होता है उससे गहरी उसकी जड़ें होती हैं। बिल्कुल। तो ये सबकॉन्शियस ब्रेन है। तो ये मैं पेरेंट्स को कहना चाह रहा हूँ, या आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चे के अंदर वो चीज़ें जाने दीजिए जो रियल में उसके लिए सक्सेस हो, उसको सक्सेस दिलाएं। तो जानवी के साथ उसी तरीके से काम किया गया। मैं अपने पॉइंट पे जो आपने पूछा था उस पॉइंट पे आता हूँ। तो जानवी के साथ उसी तरीके से काम किया गया। जो चीज़ें बच्चे को देते गए, बच्ची छोटी थी, जो चीज़ बताते गए बच्चा करता गया, जो चीज़ें बताते गए बच्चा करता गया। ये टारगेट अचीवर थी। इसको मैंने कहा कि बेटा ये चीज़ें पढ़नी है तो वो उसे पढ़ना है। उसका टाइम टेबल बना देता था, बेटा इतनी देर ये चीज़ें पढ़नी है, ऐसे करना है, उस तरीके से पढ़ती थी। ये इसकी क्वालिटी है, क्योंकि बच्चे उस तरीके से नहीं करते, बच्चे उस तरीके से सिटिंग नहीं देते, पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा तो बैठता ही नहीं। तो वो शुरू से इसकी वो हैबिट बनाई गई है। तो ये कभी आपने मार्क्स के बारे में तो नहीं सोचा? नहीं, मार्क्स के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। हम बच्चे के अच्छे मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने बुक आई, जैसे कि SST बुक है, साइंस बुक है, कुछ भी है, हमें थ्रू आउट बुक पढ़ाई है। नहीं कि क्वेश्चन टेक्स्ट बुक कंप्लीट करो, उसके लेसन कंप्लीट करो। जब लेसन कंप्लीट हो गया तो सारी चीज़ें वहीं से तो बनती हैं। तो लेसन को अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन आंसर बैक एक्सरसाइज तो सभी हो जाएंगे। और हम क्या करते हैं, टीचर लेसन कंप्लीट ठीक से समझा नहीं पाते, मोटी मोटी बातें बताते हैं, क्वेश्चन आंसर रट्टे लगवाते हैं, या उनको बच्चा क्रैम करता है, या फिर जब क्रैम करता है तो बच्चा भूलता है, तो इसलिए उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते। जब उसको अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर लोगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो आप अच्छा लिखोगे भी, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हो जाएंगी। आपको कैसा फील होता है जब बच्ची का नाम सुनते हो वंडर गर्ल के नाम से और दुनिया में? हर पेरेंट्स को अच्छा ही होता है, तो हर पेरेंट्स को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन इतना हमने कभी नहीं सोचा था जितना हमने सोचा। कर्म करते गए, गीता में कहा गया कि अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जहाँ तक पहुँच गए हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। सिंपल इतना सा सोचा था कि ये इंग्लिश ठीक से बोले, बस ठीक ठाक इंग्लिश बोले। वो चीज़ अलग हो गई कि वो एक्स्ट्रा होती चली गई। तो वो दोनों का प्रयास है, इसका ज़्यादा प्रयास है, क्योंकि मैं तो इसको काम दे के चला जाता था, तो ये इतना लंबे टाइम तक बैठ के पढ़ती थी, उनको समझती थी और फिर मुझे बताती थी।
तो ऐसे चलता गया और ये आज यहाँ तक पहुँच गई। अब मैं जानवी जी आपसे जानना चाहता हूँ, आप किस किस भाषा में थोड़ा हमें न्यूज़ में एक्सप्लेन करें थोड़ा हमारे दर्शकों को कि भी क्या 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 आप नो लैंग्वेज में कैसे है आप बोल लेते हो, और दर्शक भी इसमें सुन के और इंटरेस्टिंग आप हैरान होंगे कि लोग भी कि कैसे आप इतना अच्छे न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ एंकर की तरह आप एक्सप्लेन कर लेते हो लैंग्वेजेस को। हम जानना चाहते हैं सबसे पहले जी। सबसे पहले तो मैं BBC और CNN वे में न्यूज़ को बोलती हूँ। तो ये जो हमारी BBC और CNN वे जो है, जब मैं छोटी थी, जब मैं सिर्फ 7 साल की थी, 7-8 साल की, तब से मैंने देखना शुरू कर दिया था। तो वहाँ से फिर मैंने बोलना भी शुरू कर दिया कि अब इसको मिमिक करके देखते हैं। तो अगर मैं शुरुआत करूँ ब्रिटिश एक्सेंट से, जो कि हमारी BBC थी। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम जानवी पवार, दिस इज द आफ्टरनून प्राइम टाइम एंड आई जस्ट लाइक टू थैंक सर ओवर हियर टू कम इनटू माय होम एंड इंटरव्यूइंग मी राइट नाउ, एंड आई जस्ट लाइक टू say, like, we are going to be taking a very short ad break. We are not. I'm going to continue with the American accent. American, जो कि CNN News theme. Good afternoon. I am Janvi Pawar, and this is CNN. This is the afternoon prime time, and I just like to say that how grateful I am that Sir has come all the way from Punjab to Haryana to interview me, and I'm also super grateful for each single one of you that you are listening to me right now. So you better listen to me, because we are going to be taking a very short ad break here, and gonna see you people later. RP accent. RP accent is the received pronunciation accent. When I first started learning this accent, it was all like, oh, kind of going to be amazing, like received pronunciation, you know, received from where. So there were a lot of questions, but then I kind of thought like, oh, it's going to be a good one, so let's start learning this one as well. Then I got onto the posh accent. So the posh accent was kind of like, oh, this is the Queen's English, and Queen's English basically, like, you know, you're going to sound like royalty, Jen. So if you're going to sound like royalty, like Indian kind of queen royalty, then you better learn posh accent, and that's what I did. Australian. Hey, when I first started learning this accent, I thought like, mate, this is no biggie, eh? And but when I started learning it, like, oh, this is a fast accent, but I'm like, oh, it's going to be easy as well. Yeah, mate. Then I started learning this, and I go like, oh, interesting accent. Scottish. I first thought initially like, oh my god, this accent is going to be very difficult, and I also first thought like, this sounds funny, but then it became one of my most important phases and one of the most interesting accents that I've ever learned. And Norfolk, wow, when I first started learning this one, I thought like, oh, this is going to be a big one, because it does not have many difference from British accent, it's all just a part of Britain. But then I thought like, oh, it's going to be another easy one, so let's get on with it. Japanese, konnichiwa, watashi wa Janvi desu, yoroshiku onegaishimasu, arigatou gozaimasu. And which else do I have? Yes, French. Salut, je m'appelle Janvi. Je voudrais devenir la lésine de nouvelle. Merci beaucoup. And Hindi. आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी मेरे को सुन रहे हैं, और काफ़ी जल्द हम फिर से मिलेंगे। हरियाणवी, आप सारे मने सुनो हो, थारा घना घना धन्यवाद। आप आड़ा आए पंजाब ते हरियाणा ते, आपका भी धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं इंग्लिश के रैप गाने गाती हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। रैप वो कैसे किया आपने? वो बस गाने सुन सुन के, वो भी इसीलिए सुनना शुरू किया था। हाँ जी। एक लाइन बस, one line. Pull up in the monster automobile gangster with a bat bit that came from Sri Lanka. Yeah, I'm in the Tonka color of Willy Wonka. You could be the king but watch the queen conquer. आने वाले टाइम में क्या आप एल्बम भी निकालेंगे क्या? अगर पॉसिबल हुआ तो जरूर, क्योंकि मैंने पहले कवर सॉन्ग भी रिकॉर्ड किए हैं अपने इंग्लिश के, तो आगे देखते हैं किस फील्ड में जाते हैं। जानवी, जाते जाते हम कोई मैसेज आपका लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जैसे आप जैसे एजुकेटेड बच्चे 18 साल की एज तक ने जिन्होंने नाम कमाया है, तो हम लोगों को क्या मैसेज दोगे इस बारे में? मैं यही कहूँगी कि खासकर जितने भी सारे स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं, कि दुनिया को लेकर हमेशा एक अपना पॉजिटिव आउटलुक रखिए। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज भी करता है किसी चीज़ को लेकर, तो उस क्रिटिसिज्म को नेगेटिव ना लेकर आप पॉजिटिवली ले सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज करना शुरू किया इंग्लिश पे, एक्सेंट पे, मोटिवेशनल पे, तो वो जितना क्रिटिसाइज करते गई मैं उतना सीखती गई। तो जितना भी आपको नेगेटिव चीज़ें लगती हैं दुनिया की, वो सिर्फ नेगेटिव आपको इससे लगती है क्योंकि आप उन्हें नेगेटिवली इंटरप्रेट करते हैं। अगर आप उन चीज़ों को पॉजिटिवली इंटरप्रेट करेंगे तो वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। सो ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव आउटलुक एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी, दैट्स इट। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ PUBG ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਸ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਲਈ ਫੋਲੋਵਰਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਸ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੰਗ ਲਾਈਟ TV ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।